तो क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अब मैं इस जो फर्नीचर अकाउंट हम बनाएंगे, अब मैं डेट के साथ बताऊंगा जिससे हमें डेट्स भी क्लियर हो जाएं। सेम 11th वाला क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीस, फर्नीचर अकाउंट हमें शो कर। तो नया क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी इस बार होंगे। ठीक है, इससे पहले हमें फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ है। कौन सी डेट का बैलेंस है हमारे पास? 1 अप्रैल 2020 को हमें टोटल फर्नीचर कितने का है? टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, टोटल फर्नीचर है हमारे पास 2,20,000 रुपए का। ठीक है, फिर क्या हुआ? हमने कौन सी डेट को फर्नीचर बेचा और खरीदा? हमने 1 अक्टूबर को खरीदा और 31 दिसंबर को बेचा। तो पहले क्या आएगा? पहले 1 अक्टूबर आएगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 2020 को हमने एक और फर्नीचर खरीद लिया टू बैंक 1,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमारे पास जो फर्नीचर 20,000 वाला था, वो 20,000 का फर्नीचर किस में है? इस 2,20,000 में। हमारे पास जो फर्नीचर 20,000 का था, कौन सी डेट को? एज ऑन 1/4/2020 को हमने वो फर्नीचर बेच दिया 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हमने बेचा। तो बेचने से पहले क्या करते हैं हम जितने पीरियड हमने उसको यूज किया, कितने पीरियड यूज किया हमने? 9 मंथ्स उसको यूज किया। तो पहले क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बेचने से पहले। तो 31 दिसंबर को मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये कौन से फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं मैं? जो मैं बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 20,000 का फर्नीचर था, 10% डेप्रिसिएशन है और 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? तो ये लगेगा बेटा 1,500 रुपये। 1,500 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। अब डेप्रिसिएशन लगने के बाद कितना बचा फर्नीचर? तो बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना बचेगा? 20,000 माइनस 1,500 कर दो, 18,500 का। हाँ, 18,500 का फर्नीचर बचा। हमने इस फर्नीचर को कितने में बेचा है? तो ये नहीं गिवन कि कितने में बेचा है, लेकिन हमें ये पता है कि हमने लॉस पे बेचा है। 20% लॉस पे हमने अपना फर्नीचर बेच दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत इजी है। तो क्या करेंगे? इसका 20% कितना है? तो लॉस हमें हुआ 20%। 20% ऑफ 18,500 तो कितना होगा? ये होगा 1,850 इंटू 3,700। ये हमें लॉस हो गया। लॉस माइनस कर दो तो कितने का बेचा हमने ये? सोल्ड फॉर, माइनस कर दो 14,800। 14,800 का हमने क्या किया है? बेचा है। तो एंट्रीज कर दो सेम डेट को। बाय बैंक, पहले डेप्रिसिएशन लगा 1,500 रुपए का, बाय बैंक 14,800। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हुआ है तो किस साइड आएगा? इसी साइड आएगा, 3,700। ठीक है, लॉस हो गया तो हमने क्रेडिट में डाल दिया। अब ध्यान से देखोगे तो पूरा 20,000 वाला फर्नीचर क्रेडिट हो चुका है हमारे फर्नीचर में। ठीक है, यानी वो हमारी बुक में से अब निकल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ड्यूरिंग द ईयर और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अब लास्ट डेट पर जाएंगे, 31/3/2021 पर। लास्ट डेट पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन लगेगा जो बचा हुआ फर्नीचर है। एक तो हमने नया फर्नीचर खरीदा है, प्लस 2 लाख रुपए का फर्नीचर बचा हुआ है अभी हमारे पास, 20,000 वाला बेच दिया। तो इस 2 लाख के फर्नीचर पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा।
तो 2 लाख पे 10% पूरे साल का 20,000। और ये जो हमने नया फर्नीचर खरीदा है 1,50,000 का, इस सर पे उस पे उस पे भी कितने लगेगा। टाइम का क्या बोल रहे हो सही हम? सर वो बेच दिए तो उस पे नहीं लगेगा। हाँ, जो बेच दिया उस पे नहीं लगेगा, तो इसलिए तो हमने सिर्फ 2 लाख पे लगाया। 2,20,000 में से 20,000 वाला फर्नीचर निकल गया, तो जो 2 लाख का फर्नीचर बचा उस पे लगा पूरे साल का, हमने पूरे साल उसको यूज किया। लेकिन जो नया फर्नीचर खरीदा है, क्या इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, इस पर सिर्फ 6 महीने का लगेगा, क्योंकि हमने उसको सिर्फ 6 महीने यूज किया है। तो 1,50,000 का 10%, 15,000 फॉर 6 मंथ, 7,500। 7,500। हाँ, तो कितना लगा डेप्रिसिएशन? 27,500। ठीक है। अब कितना बैलेंस बचेगा ऑन द सेम डेट बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड? तो अब बैलेंस निकालेंगे, बहुत सिंपल है बैलेंस निकालना। 2 लाख, 3,50,000 में से 27,500 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 3,22,500। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हाँ, सबको क्लियर है बेटा? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा, किसको डाउट है? सर जो 1,50,000 वाली थी हमारे पास, हमने वो तो बेच दी थी ना 9 मंथ्स यूज करने के बाद, तो उस पे क्यों डिप्रिसिएशन लगा है? बेटा 1,50,000 वाला नहीं बेचा हमने, फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन शो करता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक से पढ़ो। ये पैसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, एक्टिव लैंग्वेज नहीं, यानी इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है। ये बोल रहा है इट्स सोल्ड द फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एज एट 1 अप्रैल 2020, यानी वो फर्नीचर जिसकी वैल्यू 20,000 थी, कौन सी डेट को? 1 अप्रैल 2020 को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 20%। कौन सी डेट को बेचा? ऑन 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये 20,000 वाला फर्नीचर हमने, जिसकी वैल्यू 20,000 कौन सी डेट को थी? 1 अप्रैल को, वो हमने बेचा है 31 दिसंबर को एट 20% लॉस। फिर फुल स्टॉप है, यानी ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। सर इन फिर टोटल फिर 3 बोला, फर्नीचर। हाँ बोलो बेटा। सर 3 फर्नीचर्स है ना फिर इन टोटल? टोटल 3 फर्नीचर्स हैं, हाँ बोल सकते हो। हमने 20,000 वाला बेचा है, 1,50,000 वाला हमने नहीं बेचा। बट मतलब ये 2 क्या लाख के लिखा अंदर ही था। हुआ है? 2,20,000 के अंदर था ना वो। Furniture costing 20,000। 1,50,000 was also purchased on 1st October 2020। अच्छा, अब ये बोल रहे हो कि हमें पता कैसे चलेगा हमने कौन सा फर्नीचर बेचा है? बेटा साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ो। क्या ये जो 1,50,000 वाला फर्नीचर है, क्या ये हमारे पास 1 अप्रैल को था? नहीं था। 50,000, ये जो 1,50,000 का फर्नीचर है, क्या ये 1 अप्रैल को हमारे पास था? नहीं था। 1 अप्रैल को तो ये 2,20,000 का फर्नीचर था, इसमें से जो 20,000 है वो हमने बेचा है, तो इसका मतलब 1,50,000 अभी भी हमारे पास ही है। समझ में आया? यस सर। सर इसमें ठीक जो है, लॉस पीएनएल में ट्रांसफर हाँ हुआ है, बोलो। मतलब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही तो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर था। मैंने इसमें गलती की, मैंने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखा नहीं, सर यहाँ पर मैंने भी यही इनकम लिखा एंड है। एक्सपेंडिचर। सर ये मैंने भी लिखा है आपको तो बहुत अच्छा है लिखा था। सीएम। हाँ 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 ठीक है, तुमने भी मुझे ही बताया। बिल्कुल ठीक है, मेरी गलती थी, मैंने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस डाला, जो हमने बेचने पर लॉस इंकर किया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। क्यों? हम एनपीओ के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 1 नंबर कर जाएगा इस गलती का। ठीक है, अब जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट में कितना फर्नीचर जाएगा? 3,22,500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 27,500 का डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगा, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी डेबिट होगा इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ये क्वेश्चन बेटा सबको क्लियर है? 11th वाला क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है सर तो बेटा पूछ सकते हो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या क्या कर चुके हैं? हम इनकम की कैलकुलेशन कर चुके हैं अकाउंट मेथड से भी, और हम स्टेटमेंट मेथड से भी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की भी कैलकुलेशन की, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होता। हमने जितना मटेरियल कंज्यूम किया है एक साल में, वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, फिर हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी अभी हमने की, लास्ट क्लास में भी की थी। 2 ही क्वेश्चन हैं बस इसके। अब हम अदर एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो हम उस बेसिस पर अकाउंट बनाएंगे और देखेंगे कि इस साल का एक्सपेंडिचर कितना है। जैसे सब्सक्रिप्शन में हमें अदर इन्फॉर्मेशन थी, ओपनिंग बैलेंस था आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का भी ओपनिंग बैलेंस था। इस तरह से एक्सपेंस में भी हमें गिवन हो सकता है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, देख लेते हैं इसको, फिर करते हैं स्टार्ट। एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 सैलरीज पेड, हमने टोटल सैलरी कितनी पे की है? हमने टोटल सैलरी 2,04,000 पे की है। ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते थे टोटल, इसी तरह हमने सैलरी पे की है। जिस तरह से टोटल सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम नहीं होती थी, इसी तरह सैलरीज पेड भी इनकम नहीं होगी। ये तो सिर्फ हमने पेमेंट टुवर्ड्स सैलरी की है। ठीक है, ascertain the amount chargeable to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 from the following additional information। अब हमें प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, फिर इसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस गिवन है प्रीपेड सैलरी का। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग। तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सिंपल है बेटा, अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, अकाउंट मेथड ज्यादा यूज करो। जहां पर अकाउंट मेथड अप्लाई हम नहीं कर सकते, वहां वहां पर यूज मत करो, लेकिन जहां भी अप्लाई कर सकते हैं अकाउंट मेथड ज्यादा फॉलो करो। एक तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, प्लस हमारा चैप्टर आएगा एक, जब सबसे लास्ट चैप्टर जो हम दिसंबर या नवंबर एंड में करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें भी अकाउंट मेथड बहुत काम आता है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या क्या गिवन है? तो हमें क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी पेड। तो हम क्या करेंगे? हम 3 अकाउंट्स को मर्ज कर रहे हैं, फर्स्ट सैलरी अकाउंट, सेकंड प्रीपेड सैलरी और थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, और इसको सिंगल नाम रखेंगे सैलरी अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से हम अपना अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो मुझे आंसर चाहिए गीतिका से। बेटा प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस गीतिका कहाँ पर जाएगा, डेबिट में या फिर क्रेडिट में? गीतिका बेटा आंसर करो, प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर जाएगा, डेबिट और क्रेडिट? सर मैं बताऊं? सर डेबिट में। बिल्कुल ठीक है, डेबिट बैलेंस में आएगा ना, क्योंकि प्रीपेड सैलरी क्या होती है हमारे लिए? एसेट्स होती है। तो प्रीपेड सैलरी हमें क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग बैलेंस 24,000। अब ध्यान से देखो, ये ओपनिंग बैलेंस हम क्यों मान रहे हैं? हमें तो 31st मार्च का बैलेंस दिया हुआ है ना। हम कौन से ईयर के अकाउंट्स बना रहे हैं? हम बना रहे हैं 1/4/2020 से 31/3/2021। तो 1/4/2020 ओपनिंग हुआ, तो 31 मार्च 2020 भी तो ओपनिंग हुआ ना। 31 मार्च का जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको ओपनिंग बैलेंस बोल रहा हूँ। चलो
तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? सिंपल है, क्लोजिंग बैलेंस इसके अपोजिट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 12, क्लोजिंग बैलेंस है 12,000, ठीक है, 12,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? मनीत बेटा आंसर करो। मनीत, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा बेटा? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस तो कितना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस 18,000 है हमारे पास, और क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में जाएगा, और ये है हमारे पास 15,000, ठीक है। अब क्या रह गया? सारे बैलेंसेस हमने ट्रांसफर कर दिए, अब रह गया तो सिर्फ सैलरी की पेमेंट, ठीक है। हमने कितनी पेमेंट की है? सैलरी फॉर द सैलरी ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड टुवर्ड सैलरी 2,04,000, 2,04,000 का अमाउंट हमने पे किया है, ठीक है। तो ये जो 2,04,000 का अमाउंट हमने पे किया है टुवर्ड सैलरी, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी प्रियांशी? हमने जो सैलरी के लिए अमाउंट पे किया है प्रियांशी, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सर का मैसेज आया कि वो नहीं कर सकते। हाँ बोलो प्रियांशी, क्या जनरल एंट्री होगी? अच्छा, और कौन बताएगा? मनीत बेटा तुम ट्राई करो, क्या जनरल एंट्री होगी सैलरी पेड की? may I? हाँ मृदुला बोलो। Salaries to cash or bank account. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो सैलरी अकाउंट भी हमने मर्ज किया हुआ है इसी में, तो सैलरी के डेबिट साइड एंट्री आएगी टू बैंक, ठीक है। तो कितना हमने पे किया है? 2,04,000। अब क्या करेंगे? अब बैलेंसिंग करेंगे। चलो, तो बैलेंसिंग किया तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? 28, 2,43,000, और इस साइड भी 2,43 ही आना चाहिए, टोटल हमेशा सेम आता है। तो यहाँ पर कितना बैलेंस आया? 243 माइनस 30,000, तो 2,13,000। ये क्या है? ये हमारी सैलरी फॉर द ईयर है। फॉर द ईयर का मतलब जो इस साल से रिलेटेड सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए, जो हमारा एक्चुअल खर्चा है। सबको समझ में आया बेटा? कोई कुछ ही पूछना है इस क्वेश्चन में तो? सर सर नेट इशू हो रहा है सर, मेरे को बार बार आवाज कट जाती है बीच में, इसलिए आ ही नहीं रहा समझ। आवाज तो बेटा तुम्हारी बिल्कुल क्लियर है। सर इससे पहले सर आपकी कट रही थी, मेरी बैक टू मीटिंग में बार बार फ्लक्चुएट हो रहा था जूम। अब हो गया वो ठीक। अब आप बता दो। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट? हमने क्या किया? हमने सिंपल वही मेथड फॉलो किया जो हमने अकाउंट मेथड किया था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रीपेड सैलरी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटीज है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया? हमने सैलरीज पेड की एंट्री की, अमाउंट पेड टुवर्ड सैलरी, सैलरी टू बैंक, तो सैलरी में डेबिट साइड में आएगा 2,04,000। बैलेंसिंग किया तो इस साइड का डेबिट साइड का बैलेंस 2,43,000, सेम बैलेंस होना चाहिए क्रेडिट में। तो फिर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर हमारी आई क्रेडिट साइड में 2,13,000। ये क्या है? ये सैलरीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है, ठीक है। अब मैं जनरल एंट्रीज के बारे में बात करूंगा। हो सकता है कि बच्चों को अभी प्रॉब्लम है जनरल एंट्रीज में। उससे पहले वापस आते हैं 11th क्लास में, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो क्या करते थे? जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है या फिर इनकम्स है, वो सब हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो ट्रांसफर करने की बेटा एक एंट्री होती है,
ऐसा नहीं है कि जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा लेजर में है उसको हमने बस उठाकर ऐसे ही उसमें लिख दिया, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने की भी एक जनरल एंट्री हमें पास करनी होती है, ठीक है। सेम इसी तरह एनपीओ में भी है। एनपीओ में भी जो इनकम अकाउंट्स होंगे और जो एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होंगे, यानी जो नॉमिनल अकाउंट्स होंगे, वहां से हमें एक्सपेंडिचर और इनकम को ट्रांसफर करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और उसकी भी हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगी, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर मुझे कोई एक्सपेंस ट्रांसफर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, ठीक है। वाइल एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। जब मैं कोई एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू जो भी एक्सपेंडिचर है वो अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा खर्चा होगा वो मेरा एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे आएगा, देखो ये क्रेडिट साइड पे आया ना, ठीक है। मैं अपने खर्चे को क्रेडिट करके निकालूंगा और कहां पर डेबिट कर दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसी तरह जब मैं इनकम ट्रांसफर करूंगा, वाइल इनकम और प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, जब इनकम और प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, इनकम अकाउंट और प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो इनकम के किस साइड एंट्री आएगी ट्रांसफर करने की, डेबिट साइड में एंट्री आएगी, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। बाकी सारी एंट्रीज पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, जो हमने पार्टनरशिप किया बिल्कुल सेम वही एंट्रीज उसमें होती है, जनरल एंट्रीज कभी भी चेंज नहीं होती। सबको क्लियर है बेटा, आगे चले। यस सर। यस सर। सर अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बेटा बिल्कुल हमें अकाउंट मेथड फॉलो करना है, बस क्या है ये इनकम की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसमें इनकम वाली जनरल एंट्रीज हमें ध्यान में रखो। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट हमें गिवन है, ये क्या है हमारे लिए, लॉकर रेंट क्या होगा हमारे लिए, पहले ये बताओ, लॉकर रेंट इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। सर इनकम। इनकम इनकम होगा। इनकम होगा, है ना, रिसीव हो रहा है ना, देखो नीचे भी देखोगे तो लॉकर रेंट रिसीव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये इनकम है हमारे लिए, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है ये हमारे लिए एसेट हो जाएगा। एडवांस में अगर कोई इनकम आई है तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। और ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ है, 52,000, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे, यानी इस साल की कितनी इनकम हमें हुई है। तो ये क्वेश्चन अपने आप करोगे अभी, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है सबके पास, स्टार्ट कर दो, अकाउंट मेथड यूज करो और मुझे बताओ कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्टार्ट करो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक्चुअली प्रियांशी का मैसेज आया था कि वो ट्रैवल कर रही है इसलिए उसने क्लास लीव कर दी है। कोई बात, क्वेश्चन करो।
सर बोलो बेटा। सर हाँ आ गया सर, 52,700 आ गया सर मेरा। और किस किस का क्वेश्चन हो गया? यथार्थ बेटा, तुम आजकल आंसर नहीं करते हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तुम? यस सर। तो आंसर क्यों नहीं करते हो? सही बच्चे ये सोचते हैं ठीक है कोई ना कोई तो आंसर कर ही देगा, हम नहीं करेंगे। सबका हो गया बेटा क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. ठीक है, अस्मी का हो गया, मृदुला का हो गया, संयम का हो गया, यथार्थ तुम्हारा हो गया, यस सर। मनीत, वंश, ठीक है। तो कोई आंसर नहीं कर रहा है तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि सबका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो आज हम आगे चलेंगे और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या करना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। पहले हम क्या करते थे, नॉर्मल बिजनेस के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता था। अब हमें क्या गिवन है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा जैसा हम एक नॉर्मल लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, सेम वही। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होगा? रियल, पर्सनल और नॉमिनल? Nominal. अच्छा, नॉमिनल क्यों होगा बेटा? बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सर नेचर नॉमिनल क्यों? सर हाँ डेबिट बोलो ऑल सही। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम रिसीव्ड, इसका नॉमिनल में रूल था नहीं? ये तो रूल था, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल क्यों होगा? सिंपल है, नॉमिनल अकाउंट में कौन से लेजर अकाउंट्स कवर होते थे? जो हमारे इनकम और एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अकाउंट्स होते थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हमें एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस ही निकाल कर देता है, सरप्लस या डेफिसिट। तो इसीलिए इसका नेचर क्या होगा? नॉमिनल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन को हम वर्बली करेंगे, फिर हम इसको ऑन पेपर करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या है? रिसीट्स में डेबिट साइड पे जितनी हमारी चीजें होंगी वो सब इनकम भी हो सकती है, इनकम ही होंगी। ठीक है, खर्चे तो नहीं होंगे क्योंकि रिसीट्स रिसीव कर रहे हैं। और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स हैं तो ये सब खर्चे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। एक चीज और मैं फिर से याद दिला दूं कि सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का खर्चा ही और रेवेन्यू रिसीट्स ही हम ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स को हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन। अब देखो, सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया 9 लाख रुपए, हमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन का बैलेंस नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस नहीं है। तो हम क्या मानकर चलेंगे कि 9 लाख ही हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन इनकम है, बाय सब्सक्रिप्शन 9 लाख। फिर नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया,
तो क्या इन्वेस्टमेंट को बेचना हमारी इनकम होती है? आंसर इज नो। ये तो हमारी कैपिटल रिसीट है, हमने सिंपल एसेट को बेचा और पैसे हमारे पास आ गए। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम नहीं होती। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट बेचने पे हमें कोई प्रॉफिट हो जाता तो उस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते। सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है, ये कोई हमारा प्रॉफिट लॉस इनकम या फिर एक्सपेंस नहीं है। हमने सिंपल एसेट गया हमारे पास से और पैसे आ गए। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर। तो सेल ऑफ फर्नीचर 30,000 का किया हमने, तो क्या ये 30,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, कैपिटल नेचर का है, कैपिटल रिसीट है। इसमें हमने फर्नीचर बेचा है, एसेट बेचा है। लेकिन अगर इस बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाएंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 40,000 का फर्नीचर था, बुक वैल्यू बुक्स में 40,000 का था और 30 का बेच दिया। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ, 10,000 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये लॉस ट्रांसफर होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो एंट्री करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 10,000। ये लॉस हो गया, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का है और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम अभी आगे कैरी ऑन करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अच्छा सा, लेकिन क्लास अभी डिस्कनेक्ट होगी तो फिर से रिकनेक्ट करो, फिर हम आगे चलते हैं।